कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य परम आदरणीय गिरीश राय जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर झारखंड पांडे जी तथा इस विद्यालय के शिक्षकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, सामान्यतया अपने देश में निरंतर किसी न किसी दिन कोई पर्व हम सब लोग मनाते रहते हैं। कहा भी जाता है पर्वों की भरमार है अपने इस देश में। पर्व में कुछ अच्छा वस्त्र पहन लेते हैं, कुछ घर पर अच्छा भोजन बन जाता है, फिर स्वच्छंद रूप से कुछ अपना मिलजुल करके कुछ ऐसे करके पर्व की तीसरी वह समापन हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर कोई पर्व आता है, फिर उसी प्रकार से करते। इसी प्रकार से स्वतंत्रता का पर्व भी जब अभी चर्चा हो रही है तो आप सबके लिए नया नहीं। इससे पूर्व भी कहीं किसी विद्यालय में पढ़े होंगे अथवा इस विद्यालय में जितने दिन से आप पढ़ते हैं तो प्रतिवर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी यह कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित, हर विद्यालय में आयोजित होता है। उसी प्रकार से चलते चलते सामान्य सा जो जीवन चलता रहता है, सामान्य जीवन के में चलते हम सब लोगों को जब लगता है कि कुछ विशेष प्रकार से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, कुछ विशेष विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, तो कुछ विशेष समय निकाल करके विशेष परिस्थितियों में कोई योजना बनानी होती है, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन की, चाहे पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की। तो कुछ विशेष प्रकार से उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता पड़ती है। 75वां जो यह वर्ष है, इस दृष्टि से एक तो जैसे अभी पूर्व में चर्चा किया, किसी बहन ने 75वां वर्ष कहां से शुरू हुआ और फिर 15 अगस्त 2000 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 93,000 90,000 से ऊपर जो सैनिक थे, उन सैनिकों को अपने भारत के बहादुर सैनिकों ने ऐसी परिस्थिति निर्मित की कि उतनी बड़ी संख्या के बावजूद उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसका 75वां वर्ष और 16 दिसंबर को सरकारी स्तर पर सेना के माध्यम से विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके इस समय सीमा के भीतर स्थान स्थान पर कभी वंदे मातरम का कार्यक्रम, कभी तिरंगा यात्रा, कभी लोगों से चर्चा करने का एक कार्यक्रम, जिसमें तमाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बड़े बड़े
प्रबुद्ध क्षेत्र के लोगों ने चर्चा किया, लोगों ने विचार किया कि हम सब लोगों को जा करके इस 75वें वर्ष में कुछ चीजों की चर्चा करनी चाहिए। इसी नाते मैंने थोड़ी यह चर्चा इस नाते की कि मैं जो चर्चा करने वाला हूं वह बराबर निरंतर, जैसे आप 15 अगस्त को कुछ नारा लगा लेते हैं, कुछ जिंदाबाद कर लेते हैं, झंडा फहर जाता है, मिठाई खा लेते हैं, रटे रटाए कुछ भाषण है जिसको कर भी लेते हैं, परंतु उससे थोड़ा सा इधर तो हमारे ध्यान में बातें आनी चाहिए, उसको कहीं न कहीं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। नहीं तो फिर अभी 26 जनवरी आएगी, चर्चा तो फिर जो प्रतिवर्ष करते हैं वो करेंगे। एक तो स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता यानी क्या, और वह जो स्वतंत्रता हम सबको प्राप्त हुई वह कैसे प्राप्त हुई, परतंत्र कैसे हुए, और जो प्राप्त है वो आज की स्थिति में उस पर क्या जो लक्ष्य था, जो कठिनाइयां थी, जो परतंत्रता के जिन कारणों से हम परतंत्र हुए, वो कारण क्या समाप्त हो गए हैं क्या? अगर नहीं समाप्त हुए हैं तो फिर हमारी दृष्टि उधर क्यों नहीं जानी चाहिए? अगर उधर हमारी दृष्टि जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको किस प्रकार से सोचना चाहिए, हमको अपनी कार्य योजना किस प्रकार से बनानी चाहिए? आप सब लोग विद्यार्थी हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, परंतु 2 वर्ष बाद यहां से निकल करके किसी विश्वविद्यालय में जाएंगे, कोई और पढ़ाई करेंगे, उसके उपरांत कहीं न कहीं अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, चाहे नौकरी, व्यवसाय, खेती, उद्योग, जो भी करना होगा उस क्षेत्र में जाएंगे। परंतु सोच, राष्ट्र के प्रति जो सोच है वो कहीं न कहीं यदि धूमिल पड़ी, शिथिल हुई तो हम सबको कठिनाई होने वाली है। कुछ घटनाएं, बहुत से लोग इस समय जो चर्चाएं चलती हैं, अभी तो सामान्य चर्चाएं हैं, जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, जो हम सुनते हैं, उसके आधार पर सोचते हैं, उसके आधार पर बोलते हैं। स्वतंत्रता का आंदोलन कब शुरू हुआ, कहां से उसको माना जाए? 1947 में कहते हैं भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को। साथ साथ एक और बात जोड़ते हैं, यदि वह आजादी हमको बिना खड़ग और बिना भाल के। 2 करोड़ लोग, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 2 करोड़ लोग, अभी टेलीविजन पर और बाकी चीजें रोज आती होंगी, 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ परिवार विस्थापित हुए, जिनका घर ही छूट गया। कोई इधर से उधर गया, कोई उधर से इधर आया, 2 करोड़ की बलि चढ़ी। 20 लाख के इर्द गिर्द उस समय लोगों की हत्याएं हुई। पाकिस्तान से लाशें लद लद करके ट्रेन पर इस क्षेत्र में आती थी। वह उस समय के लोगों ने जो आंखों देखा है, वह उसके कारण से, माने वह ऐसी आजादी नहीं है कि सामान्य गति से प्राप्त हो गई। 2 करोड़ परिवार विस्थापित हुए, 20 लाख लोगों की हत्याएं हुई। फिर उसके उपरांत हम आज अपने को कहते हैं कि हम आजाद हैं। फिर देश जो उस समय था, उसका जो विभाजन हुआ, उसके बाद हम जो कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। केवल
उधर ध्यान आप सबका जाना चाहिए। इस नाते मैं केवल उस चर्चा को कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो 28 दिसंबर 1885 जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय से ही स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। कुछ इस प्रकार से भी कुछ साहित्य मिलते हैं और उस प्रकार के चर्चाएं भी लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1857 से, इसकी चर्चा भी थोड़ी पहले लोगों ने किया था, 1857 से स्वतंत्रता का यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। उससे भी आगे बढ़ करके कुछ लोग 1757 प्लासी का युद्ध, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन वहां से प्रारंभ हुआ। परंतु यह सत्य नहीं है। स्वतंत्रता का आंदोलन बहुत पहले से, और उसके साक्ष्य हैं, उसके प्रमाण हैं, उस समय का जो लोगों ने किया है वो सब चीजें खोजने पर प्राप्त हो सकती हैं और है भी। इस नाते कुछ पीछे की जो इतिहास में घटित घटनाएं हैं उनको जानने का, उनको समझने का और उसके आधार पर अपनी सोच निर्मित करने की दृष्टि से ही चर्चा करने के लिए हम सब लोग आपके बीच आए हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है। इतिहास में तुम सब लोग पढ़ोगे, आगे जाकर के रुचि बनेगी तो उसको खोल करके देखना भी। और वह एक ऐसी घटना है, उस पर विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर सकता। वह जो इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब हैं, उनके वारिस के कारण से, वारिस कौन होगा आपस में शिया और सुन्नी, वह मामला जब उलझा, उसमें से एक व्यक्ति को उस समय के राजा जो थे दाहिर सेन ने वहां पर उनको शरण दी। अब वह एक लंबा विषय है। उस वहां से एक विषय प्रारंभ होता है। कुछ घटनाओं की चर्चा मैं इस नाते करता हूं, सब साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर विद्यालय में भाषण नहीं किया जा सकता। विद्यालय में जो बोला जाएगा वो कहीं न कहीं यहाँ जो गुरुजन है अथवा जो छात्र हैं, कल इनकी भी और विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, उनकी दृष्टि उस प्रकार से बने, उस दृष्टि से ही कुछ कहना, और जो कहना वो साक्ष्य के आधार पर करने की आवश्यकता होगी। फिर आगे आने पर एक इतिहास की घटना, सोमनाथ मंदिर, फिर आक्रांताओं का आना अपने इस देश में प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी आया सोमनाथ मंदिर। आप सबको पता है यहां से कितनी मात्रा में सोना और खजाने यहां से लूट करके ले गए सब। केवल यह जानकारी के लिए ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका अभी मैं वर्णन नहीं करूंगा, केवल एक दो चीजों को जानकारी देकर के फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे भीतर कहीं न कहीं जो मैंने चर्चा किया कि विभिन्न स्थानों पर जो चर्चाएं होती हैं, देश स्वतंत्र इस कारण से हुआ, यहां से स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ, ऐसा सही नहीं है। यह देश पूर्ण रूप से कभी भी परतंत्र था ही नहीं
और स्वतंत्रता की ज्वाला इस देश में किसी न किसी रूप में निरंतर जलती रही, क्योंकि जब वह ज्वाला बुझ जाती स्वतंत्रता की जो लव है वह समाप्त हो जाती, तो फिर देश थोड़े स्वतंत्र हो सकता है। फिर कौन उसके लिए प्रयास करे। इसके बीच में अपने जो संत, जिसको हम सब लोग पढ़ाते हैं, भक्ति काल जिसको कहा जाता है, उस समय की जो कुछ घटनाएं, संतों का आंदोलन हुआ। 150 संतों पर, यह जानकारी नहीं, 150 संतों पर वाराणसी ने उनकी हत्या कर दी। कोलभील, संथाल, इन लोगों के माध्यम से सन्यासी आंदोलन, कोलभील आंदोलन, इस प्रकार से कई एक आंदोलन चले। कभी भी यह देश पूर्ण रूप से कहा जाए तो किसी के अधीन नहीं था, परतंत्र था। इस सोच को कहीं न कहीं हमको अपने भीतर से निकालने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात, यह देश बहुत गरीब देश है, बहुत अच्छे लोग यहाँ इस देश में नहीं रहते। बहुत सी चीजों का जो खराब रूप से जो इतिहासों में वर्णन हुआ, उसको भी जानने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वेनसांग का नाम सुना है क्या आप सब लोगों ने? वेनसांग चीनी यात्री था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम कोई सुने हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई। केवल एक वह उदाहरण मैं इस नाते देना चाहता हूं कि भारत का गौरव किस प्रकार का था, कितना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, और हम सबसे विस्मृति हमारी हो गई। हम उन सब चीजों को जानते नहीं, न उनको हमको पढ़ाया जाता है, न बताया जाता है। और धीरे धीरे स्वतंत्रता के उपरांत भी, हम जिसको कहते हैं स्वतंत्रता के उपरांत भी 4 पीढ़ी निकल गई, परंतु हमारा जो गौरवशाली इतिहास जो हमको पढ़ना चाहिए था, इसके आधार पर अगर हम पढ़े होते तो भारत के प्रति सोचने का हमारा तरीका दूसरे प्रकार का होता। आज कहीं न कहीं बहुत पहले हम दुनिया की अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो सकते थे। 450 से लेकर के 470 के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, निर्माण हुआ। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया। वेनसांग वहां विद्यार्थी के रूप में भी रहा है और वहां का शिक्षक भी रहा है। मैं इस बात की चर्चा इस नाते कर रहा हूं कि हमको अपने गौरवशाली इतिहास को जानना चाहिए। हम क्या थे? अभी रामधारी सिंह दिनकर की कई बार अभी संचालक महोदय ने चर्चा की, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होगी अभी। नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय जो वेनसांग ने लिखा है, उस समय 10,000 विद्यार्थी, जनसंख्या बहुत कम थी, 10,000 विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। दुनिया में लिखा है, दुनिया में पहला वह विश्वविद्यालय था जो आवासीय 300 कमरे बने थे। दुनिया में उस समय कहीं किसी विश्वविद्यालय के कोई विश्वविद्यालय था नहीं उसका। 1510 शिक्षक थे, आचार्य जिसको कहा जा सकता है, वो थे। परंतु उस विश्वविद्यालय को एक आक्रांता, बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रांता 1199 में हुआ, जो उसका वाचनालय था, जो लाइब्रेरी थी,
उस समय 9 मंजिला वह लाइब्रेरी थी। आप अंदाज करिए, कहते हैं लोग भारत के पास क्या था। भारत को तो ये अंग्रेज आए तो कुछ सिखाए। उस समय उस लाइब्रेरी को जलाया। फिर यहाँ से उपरांत यहाँ से जाने के बाद फिर ब्रह्मपुत्र में एक राजा थे, फिर तो उनसे भी युद्ध हुआ आसाम में, फिर जाकर के फिर बांग्लादेश में शरण लिया, वही मर गए। यह बात केवल इस नाते कि हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, अभी हाल के खंड में एक अर्थशास्त्री ने अध्ययन उसको दिया गया, पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करो। उस अर्थशास्त्री ने जो लिखा है, लगभग 3000 वर्षों में 1500 वर्ष करीब भारत और चाइना का भी उस समय 1500 वर्ष भारत और चाइना, दूसरे किसी देश के पास कुछ था ही नहीं। सोने की जो चिड़िया कहा जाता है, केवल कृषि प्रधान भारत नहीं रहा है। यहाँ से स्टील, यहाँ का सूत, दुनिया भर के जो देश है उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। थोड़ी देर में तो बस थोड़ी देर में बात पूरी करता हूं। दुनिया भर में जो हमारे प्रति सोच है, और कहीं न कहीं वो सोच के कारण से हम सब लोग भी 4 पीढ़ी अभी आज जो पढ़ रहे हैं आप, वह कहीं अभी कोई प्रश्न पत्र आएगा तो उसी के आधार पर आपको बोलना है, उसी के आधार पर लिखना है। फिर पढ़ेंगे तो आगे भी अपनी पीढ़ी को, माने 4 पीढ़ी इसी सोच में चली गई। 6000 पुस्तकें अभी संचालक महोदय जो कर रहे थे, लेखनियां भी बिक गई। जब स्वतंत्रता के उपरांत कुछ ऐसे जो बुद्धिजीवी थे, उनको लगा कि इस देश के इतिहास को पुनः लेखन करने की आवश्यकता है, लोगों ने जब सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा तो प्रस्ताव एक बार स्वीकार किया, परंतु राजनीति और बौद्धिक क्षेत्र के लोगों में तालमेल नहीं बन पाया। आरसी मजूमदार, यदुनाथ सरकार, ऐसे लोग थे। एक समिति भी बनी 1955 में, वो समिति भंग कर दी गई। अब आज यह केवल छोटी छोटी कुछ घटनाओं की चर्चा मैंने इस नाते किया कि मैं जो कह रहा हूं उसका आधार क्या है। क्यों मैं कह रहा हूं कि अपना यह देश दुनिया की अगली पंक्ति में कब भी था, अपना यह देश कभी भी गुलाम नहीं रहा, परंतु कुछ कमियां, कुछ कमजोरियों के कारण से समय समय पर जो इस देश के समक्ष विपत्ति आई, उस विपत्ति को हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वह आज भी है। अभी जिन कारणों की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह चर्चा अभी क्या लगता है, अभी प्रतिदिन कश्मीर में हम ही सबके, आप सब लोगों के परिवार के, हमारे परिवार के ही लोग सेना में हैं। कौन उनको गोली मारता है? क्यों मारता है? इस देश पर शासन करना था, इस देश को लूटना, इस देश के मंदिरों को, इस देश के लोगों को सरेआम गोली चलाना, उनको फांसी देना, आखिर यह करने का प्रयोजन क्या था? इस नाते अपने इस देश की मूल शक्ति, मूल सोच, मूल चिंतन, जो निरंतर जब कभी भी यह देश विपत्ति में खड़ा, विपत्ति उसके सामने आई, तो किन लोगों ने आगे बढ़ करके इस देश के प्रति सोचा, अपना सर्वस्व किन लोगों ने बलिदान किया, आज भी उन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुछ लोगों को हम जानते हैं, गांव अपने गांव भी। एक बार मैं एक कार्यक्रम में कुछ बच्चों से चर्चा किया, देखा कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का तो सामान्य है, जो 4-5-7 नाम है उसका नारा लोग बोलते हैं। मैंने कहा अपने गांव के कोई स्वतंत्रता सेनानी, एक आध कोई बालक 1-2 नाम बता पाया, नहीं पता। अभी 12वीं 10वीं 9वीं 6 मैंने ऐसी कक्षाओं के आप सब होंगे। अपने गांव के मैं पूछूं कि 5-7 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बता सकते हैं क्या? आपको लगता है कि तक कठिनाई है? रोज देश बात करते हैं, रोज अच्छा अपना देश हो जाए, तो जिन लोगों ने किया अपने ही परिवार के सेना में प्रतिदिन कहीं न कहीं घटनाएं हो रही है। घटनाएं अभी इन जो कारण थे दूसरी सत्ताओं के आने का, वो कारण समाप्त नहीं हुए हैं। और इस नाते एक व्यापक दृष्टि रख करके हम सबको इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव जो नाम दिया गया है, इस 75वें वर्ष में तो इतने दिन चलते चलते जो कुछ हुआ, थोड़ा पहले जापान में पूरा जापान को नष्ट कर दिया गया था, परंतु उसके उपरांत भी जापान दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया। 77 के इर्द गिर्द भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था एक बराबर की अर्थव्यवस्था रही, परंतु इसके बीच में जो अंतराल हुआ वो चाइना की स्थिति देखते हैं। अब केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं, नेता आते होंगे, आएंगे, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति कोई राजनीतिक क्षेत्र में होगा, कोई कहीं दिखता है, उसके कारण से भी यह स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। हर व्यक्ति, वह विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, किसान हो, व्यवसायी हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अर्थ समझना। हम इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में हमारा व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत व्यवहार किस प्रकार से कारगर हो सकता है? तो लगता है अगर आप सबकी दृष्टि इधर जाएगी तो इस अमृत महोत्सव का कार्यक्रम की सफलता, उसमें से सब लोग सोचना शुरू कर दें, सब लोग अपने अपने जीवन की दृष्टि से कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दें, तो अमृत उसमें से निकलना प्रारंभ हो जाएगा, अमृत निकलेगा। इतनी ही बात आप सबके बीच रखते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य जी तथा शिक्षक ऐसे सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए आपने इस अवसर पर बच्चों से कुछ चर्चा करने का अवसर प्रदान किया, जिससे कि पढ़ाई लिखाई का आपका समय था, उसमें से यह समय आपको निकालना पड़ा, परंतु देश की चर्चा कुछ करनी थी, आपने समय निकाला। आप सब लोगों ने इसमें से जो समय निकाल करके कुछ ध्यान से कुछ बैठे रहे, कुछ को बंधन जैसा भी अभी तो यही तो विषय स्वतंत्रता परतंत्रता अब यहाँ लगता होगा, बैठे हैं ऐसे स्वच्छंद रहते तो हम क्या करते। तो आप सब लोगों ने समय दिया, आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए आप वास्तव में इस अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में कुछ सोचेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ अपने लिए इस अमृत महोत्सव के उपरांत हमको व्यक्तिगत तौर पर क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो जीवन है आगे का हमारा, उस दृष्टि से हम कैसे, क्योंकि
एक पीढ़ी हम अभी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद यह शरीर का काम है, शरीर समाप्त होगा। मुख्य रूप से तो इसी पीढ़ी को स्वतंत्रता वास्तव में समझ में आवे और इसी पीढ़ी के समक्ष चुनौती भी है। आज के इस अवसर पर इतनी बात करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।